तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या कहा गया है और भारत में नागरिकों के पास कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इस वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं और पहले देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 3 क्या कहता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों के बारे में हमको जानकारी देता है। मौलिक अधिकारों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। जब संविधान बना था तब भारतीय नागरिक को जो है 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। बट वर्तमान में जो है भारत के नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जो 44वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ यानी कि 44वां संविधान संशोधन हुआ, ये 1978 में हुआ। उसमें जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, तब से जो है भारत के नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वरना पहले जो है भारत के नागरिकों के पास जो है 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। तो अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, इनको देखते हैं हम। तो ये हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार। देखते हैं इनको वन बाय वन। पहला है आपका समानता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। फिर तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार। ये है अनुच्छेद 24 से अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक शोषण के खिलाफ अधिकार। फिर है आपका धर्म की आज़ादी का अधिकार। यह है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। फिर है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। फिर है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह है अनुच्छेद 32। ठीक है, तो ये 6 मौलिक अधिकार जो हैं भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन अधिकारों के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं समानता के अधिकार क्या कहता है। तो पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार। इसके बारे में हम देखते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निहित है। ठीक है, जो समानता का अधिकार है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक निहित है। यह एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, समानता का जो अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार है। अब देखो समानता का अधिकार के कुछ पहलू हैं, ये कौन कौन से हैं। तो देखो, समानता का अधिकार जो है कानून के समक्ष सभी का व्यवहार समान होना चाहिए। समानता का अधिकार क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी का व्यवहार समान होना चाहिए, यानी कि कानून सबके लिए, सभी नागरिकों के लिए समान है। ठीक है, धर्म, वंश, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है तीसरा, रोजगार के क्षेत्र में सभी को समान अवसर मिलना। ठीक है, रोजगार के क्षेत्र में जो है सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। अस्पृश्यता और ऊंच नीच को खत्म करना। ठीक है, अस्पृश्यता और ऊंच नीच को खत्म करना। फिर है उपाधियों को खत्म करना। ये था हमारा समानता का अधिकार। ठीक है, ये कहते हैं समानता का अधिकार। अब दूसरा अधिकार है हमारा, देखते हैं इसको। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ये देखो, मैंने आपको अच्छे तरीके से नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। इससे पहले हमने देखा था समानता का अधिकार, अब है स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो, स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये भारत के नागरिकों को कई तरह की आज़ादियाँ देता है। अब ये कौन कौन सी है देखो, यह नागरिकों को अपनी राय रखने, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने और सरकार को जवाबदेह ठहराने की आज़ादी देता है। ठीक है, यह जो है प्रत्येक नागरिक को अपनी राय राय रखने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए और सरकार को जवाबदेह ठहराने की आज़ादी देता है। यह अधिकार नागरिकों को मानवीय गरिमा और आज़ादी दिलाने के लिए जरूरी माना जाता है। ठीक है, यह जो अधिकार है ये जो है मानवीय गरिमा और नागरिकों को जो है मानवीय गरिमा और आज़ादी दिलाने के लिए जरूरी माना जाता है। ठीक है, कौन सा अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की बात हो रही है। अब तीसरा देखते हैं हम। तीसरा मौलिक अधिकार है आपका शोषण के खिलाफ अधिकार। अब देखो, शोषण के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में निहित एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, शोषण के खिलाफ जो अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में निहित है। अब देखो, शोषण के अधिकार से जुड़े जुड़ी कुछ खास बातें ये कौन कौन सी है। देखो, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाने या खदान में काम करने पर नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो है कारखानों में हम काम करने के लिए नहीं रख सकते हैं। उनको कारखानों में काम करने पर उनका शोषण नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो, शोषण के खिलाफ जो अधिकार है
उसका मकसद लोगों को शोषण से बचाना है, ठीक है? और उनकी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर ना करना है, ठीक है? यानी कि जो शोषण का अधिकार है, उसका मकसद है लोगों को शोषण से बचाने के लिए, ठीक है? उस यानी कि लोगों का किसी भी आदमी का शोषण ना हो, ठीक है? लोगों का शोषण ना हो और उनकी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर ना करना, ठीक है? यानी कि जो काम कोई इंसान करने के लिए राज़ी नहीं है, तो अगर हम उसको ज़बरदस्ती उस काम को करवा रहे हैं, तो ये अधिकार इसकी कोई भी अ, ये अधिकार जो है उसकी कोई मंजूरी नहीं देता है, ठीक है? अब देखो तीसरा है, शोषण के खिलाफ अधिकार व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, ठीक है? जो शोषण का खिलाफ अधिकार जो है, ये व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है? अगर आपका शोषण हो रहा है, ठीक है? अगर आपका शोषण हो रहा है, तो आप स्थानीय पुलिस स्टेशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि अगर आपका कहीं पे शोषण हो रहा, तो इसके खिलाफ आप जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा शोषण के खिलाफ अधिकार। अब अगला देखते हैं हम। शोषण के खिलाफ अधिकार का कुल मकसद है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। समाज में जो है किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। सबको समानता प्रदान है, ठीक है? अब है आपका धर्म की आज़ादी का अधिकार। अब देखो धर्म की आज़ादी का जो अधिकार है, ये क्या कहता है? तो पहले देखो धर्म की आज़ादी का जो अधिकार है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में मौजूद हैं, ठीक है? धर्म की आज़ादी का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में मौजूद हैं। अब देखो धर्म के अधिकार से जुड़ी कुछ खास बातें क्या हैं? अब देखो इस अधिकार में धर्म या विश्वास को अपनाने, बदलने या छोड़ने की आज़ादी है, ठीक है? इस अधिकार में यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म को कोई यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को जॉइन कर सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये कह रहा है कि इस अधिकार में धर्म या विश्वास को अपनाने, बदलने या छोड़ने की आज़ादी शामिल है। अब देखो दूसरा, इस अधिकार में पूजा, उपदेश या शिक्षण के जरिए धर्म या विश्वास का पालन करने की आज़ादी शामिल है, ठीक है? जो ये अधिकार है, ये पूजा, उपदेश या शिक्षण के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसकी आज़ादी है। अब देखो इस अधिकार में धर्म या विश्वास को निजी तौर पर या सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की आज़ादी शामिल है, ठीक है? यानी कि इस अधिकार में जो है अपने धर्म को जो है निजी तौर पर या सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की आज़ादी हमको मिलती है। अब देखो अगला है, इस अधिकार में धर्म या विश्वास को अभिव्यक्त करने की आज़ादी कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन होती है। यानी कि अपने धर्म को अगर हम अभिव्यक्त करते हैं, तो इसकी कुछ निर्धारित सीमाएँ, यानी कि आप सीमा से बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है? आप किसी को ज़बरदस्ती अपने धर्म को अपनाने के लिए नहीं बोल सकते हो, ठीक है? तो ये इस धर्म की आज़ादी के अधिकार में कहा गया है। अब अगला देखते हैं हम कि अब है हमारे पास सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो पहले हमको सांस्कृतिक अधिकार क्या होता है और शैक्षणिक अधिकार क्या होता है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इससे पहले हम इसको जानें, तो ये देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद में पाए जाते हैं। तो देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उल्लेख है। यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में है, ठीक है, शामिल है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में जानकारी देखते हैं। उससे पहले हम सांस्कृतिक अधिकार क्या होते हैं और शैक्षिक अधिकार क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। सांस्कृतिक अधिकारों से तात्पर्य है कि समाज के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, रीति रिवाज को संरक्षित करने का अधिकार है। यानी कि समाज का कोई भी वर्ग है, उसको जो है अपनी भाषा और रीति रिवाजों को रीति रिवाजों को संरक्षित करने का पूरा अधिकार है, उसको बचाने का पूरा अधिकार है। शैक्षणिक अधिकारों से क्या तात्पर्य है? शैक्षणिक अधिकारों से तात्पर्य है कि व्यक्ति के 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से, यानी कि व्यक्ति को जो है 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शैक्षणिक अधिकार ये कहते हैं। इन अधिकारों के तहत अल्पसंख्यक समुदाय जो है अपने शैक्षणिक स्थान स्थापित कर सकते हैं। यानी कि जो ये अधिकार हैं, इस अधिकार के तहत क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय जो है अपने शैक्षणिक स्थान जो है स्थापित कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि जहाँ शिक्षा दी जाए। यह अधिकार जो है धर्म, जाति, नस्ल और भाषा के आधार पर भेदभाव से बचाते हैं। ये अधिकार इसीलिए दिया जाता है कि हम हमारे अंदर इतना समझ हो सके कि हम धर्म, जाति, नस्ल और भाषा के आधार पर भेदभाव ना करें, ठीक है? तो यह अधिकार जो है धर्म, जाति, नस्ल और भाषा के आधार पर भेदभाव से बचाते हैं। तो ये था आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो आखिरी अधिकार हमारे पास, आखिरी मौलिक अधिकार कौन सा है हमारे पास? ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब ये अधिकार देखो क्या कहता है, ये थोड़ा सा अलग अधिकार है। इन सब के इसको जो है संविधान का हृदय भी कहते हैं, ठीक है? तो देखो यह अधिकार किसी भी नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में वो अपने जा सकते हैं, ठीक है? उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज करने के लिए जा सकते हैं।
संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के तहत आता है, ठीक है? ये जो है अनुच्छेद 32 के तहत आता है और ये क्या कहते हैं इसको देखो, संवैधानिक उपचार का अधिकार भारत में वह अधिकार है जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है? संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, तो वह संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, ठीक है? अब देखो, बी आर अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है संविधान संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ये था आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हमने जो है वन बाय वन सारे मौलिक अधिकारों को पढ़ चुके हैं, ठीक है? और एक और था हमारे पास संपत्ति का अधिकार, वो जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा चुके हैं हम। और जो है अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा संविधान का भाग 3। संविधान के भाग 3 के तहत जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताए गए हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, हमने इनके प्रकार पढ़ चुके हैं और इनके बारे में भी देख चुके हैं, ये क्यों होते हैं ये और ये क्यों दिए गए हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो